दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऋतिक की पाठशाला में। तो बेसिकली आज के पार्ट में हम बात करने वाले होंगे कि कैसे एक्सपेंडिचर मेथड यानी व्यय विधि के थ्रू हम अपने देश की नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन करते हैं। और साथ के साथ हम ये भी जानेंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड में ऐसे कौन कौन से वो पॉइंट हो सकते हैं जहां पर हमारे लिए क्वेश्चन को टफ किया जा सकता है और उन सबको हम कैसे इजीएस्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों ज्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने एक्सपेंडिचर मेथड को देखना, जिसको हिंदी में हम व्यय विधि कहते हैं। तो बेसिकली हम आज सीखेंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे हम देश की नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली हम करेंगे क्या, यहाँ हम करेंगे कि हमारे देश के अंदर जो जो व्यक्ति एक्सपेंडिचर करते हैं, अब हम जानेंगे कि हमारे देश के अंदर कौन कौन व्यक्ति एक्सपेंडिचर करते हैं। अगर उन सबके एक्सपेंडिचर को हम प्लस कर देना तो हम कहीं ना कहीं देश की नेशनल इनकम को भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें 4 स्टेप्स को फाइंड करना पड़ता है और 5th स्टेप में उन सभी वैल्यू को हमें प्लस करना पड़ता है, तो हमारा जीडीपी एट एमपी निकल कर आ जाता है। तो अब जानते हैं कि बेसिकली कौन कौन सी वैल्यूज है जिनको हमें प्लस करना होता है। तो पहला आता है आपका प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसे हिंदी में बोलते हैं निजी अंतिम उपभोग व्यय, शॉर्ट फॉर्म में इसको सी से डिनोट करते हैं। सबसे पहला आता है आपका कंज्यूमर जो भी खर्चा करता है उसको कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। अगला आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसको हम सरकारी अंतिम उपभोग व्यय कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जी से डिनोट करते हैं। तो इस वाले खर्चे के अंदर आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो सारे खर्चे आ जाते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन में आपको इनकी सीधी सीधी वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन होती है, आपको कुछ और नहीं करना होता है। थर्ड आता है आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी निवेश व्यय, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आई से डिनोट करते हैं। इसका दूसरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी होता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब यहाँ मैंने लाल मार्क से आपको एक साइन बना रखा है तो आपको ध्यान रखना है कि कभी कभार क्वेश्चन में आपको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गिवन होगा और कभी कभार ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो सकता है, जिसको हम सकल घरेलू पूंजी निर्माण भी कहते हैं। तो आपको यहाँ इस बात का ध्यान रखना है। बेसिकली इस वाले खर्चे के अंदर हमने करा क्या है कि प्रोड्यूसर जो भी खर्चा करता है ना, वो हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर उसको ले लेते हैं। मेजॉरिटी टाइम हमें क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ही गिवन होती है, ये बहुत कम हमें गिवन होती है। तो आपको यहाँ इस बात का ध्यान रखना है। अभी हम आगे थोड़ा इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि यहाँ से आपके कौन कौन से केसेस एक्स्ट्रा बन सकते हैं, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन में हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन सीधी नहीं गिवन होती है, हमें ये वैल्यू टेढ़ी करके देता है, तो हमें इसको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में लाना सीखना होगा। अभी हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। कोई सेंस है इस बात की? तो चौथे स्टेप में आता है आपका नेट एक्सपोर्ट, जिसको हम कहते हैं हिंदी में शुद्ध निर्यात। इसको हम x माइनस एम से डिनोट करते हैं। x मतलब होता है एक्सपोर्ट यानी निर्यात, m मतलब होता है इंपोर्ट यानी आयात। तो हमें करना क्या है चौथे स्टेप्स में कि जो भी खर्चा यानी रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि ये रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड का खर्चा है, यानी हमारे देश में एक कंज्यूमर भी खर्चा करता है, गवर्नमेंट भी खर्चा करती है और एक प्रोड्यूसर भी खर्चा करता है, और साथ के बाहर से लोग आकर यहाँ बिजनेस ओपन करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से खर्चा करते हैं, जिसको हम नेट एक्सपोर्ट के अंदर लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन में अगर नेट एक्सपोर्ट सीधा गिवन है तो ये बढ़िया है, अदरवाइज हमें क्वेश्चन में एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके नेट एक्सपोर्ट निकालना होगा। आई होप आपको समझ आया होगा कि बेसिकली हमने स्टेप 1 में कंज्यूमर का खर्चा लिया है, स्टेप 2 में गवर्नमेंट का खर्चा लिया है, स्टेप 3 में इन्वेस्टमेंट यानी एक प्रोड्यूसर खर्चा लिया है, स्टेप 4 में हमने नेट एक्सपोर्ट लिया है यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके हमने स्टेप 4 भी निकाल लिया है। स्टेप 5 में हमें करना क्या है, इन सभी खर्चों को प्लस करना है। सी मतलब कंज्यूमर का खर्चा, जी मतलब गवर्नमेंट का खर्चा, आई मतलब प्रोड्यूसर का खर्चा और x माइनस एम मतलब नेट एक्सपोर्ट यानी शुद्ध निर्यात। आपको क्वेश्चन में ये जो गिवन होगा तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको निकाल लेंगे। जब हम इन चारों वैल्यूज को प्लस करते हैं ना तो हमारा निकल कर आता है जीडीपी एट एमपी। क्या निकल कर आता है हमारा जीडीपी एट एमपी? इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, अगर हिंदी में पढ़े तो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। तो अब आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली हमने एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एट एमपी कैसे निकाला है। अब यहाँ भी क्वेश्चन 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो वो आपसे नेशनल इनकम निकालने के लिए बोल देगा या तो वो आपसे कोई दूसरा एग्रीगेट निकालने के लिए बोल देगा। और इससे पिछले पार्ट में हम बात करके आ चुके हैं कि हमें कैसे एक एग्रीगेट से किसी दूसरे एग्रीगेट पर जाना होता है। अभी हम जो करेंगे, हम क्या करेंगे कि हम जीडीपी एट एमपी से नेशनल इनकम को निकालना सीखेंगे। आपको पता है कि नेशनल इनकम को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं, एनएनपी एट एफसी से डिनोट करते हैं, और डोमेस्टिक इनकम को हम एनडीपी एट एफसी से डिनोट करते हैं। आपको ये पता होगा, इसे कहते हैं हम घरेलू आय, इसको कहते हैं हम राष्ट्रीय आय। तो अभी हम जीडीपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी निकालना सीखेंगे। तो मैंने आपको बताया जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता उसको लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, जिसकी वैल्यू पता है उसको राइट हैंड साइड लिखते हैं और 1 by 1 कंपेयर करते हैं। यहाँ ग्रॉस है और नेट है,
तो यहाँ हम बड़े से छोटे पे जा रहे हैं तो माइनस क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन, इसको हिंदी में हम मूल्यह्रास भी कहते हैं। अब हम डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हैं, यानी छोटे से बड़े पे जा रहे हैं तो प्लस करेंगे NFIA, इसे कहते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, इंग्लिश में बोले तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगला है मार्केट प्राइस और ये फैक्टर कॉस्ट, ये बाजार कीमत है और ये कारक लागत है। तो हम यहाँ बड़े से छोटे पे जा रहे हैं तो माइनस करेंगे NIT, इसे कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, इसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। आई होप आपको समझ आएगा कि कैसे हमने एक्सपेंडिचर मेथड से पहले GD बट MP निकाला और उसके थ्रू कैसे हमने देश की नेशनल इनकम को निकालना सीखा। अब हम थोड़ा डिटेल में स्टेप 3 के बारे में चर्चा करते हैं कि कैसे कभी कभार हमें क्वेश्चन पागल बनाता है, कि क्वेश्चन हमें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ना गिवन देके कोई दूसरी टर्म दे देगा और उस दूसरी टर्म से कैसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को फाइंड करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसका दूसरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में I से डिनोट करते हैं। वहां हमारे कौन कौन से केसेस बन सकते हैं। दोस्तों बेसिकली क्वेश्चन में हमें मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर लिखा हुआ नहीं मिलता है। अगर हमें क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर लिखा हुआ मिल रहा है तो यहाँ तो हम क्वेश्चन सीधा कर देंगे इसको I मान के, बट कभी कभार क्वेश्चन में वो हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिख कर देता है तो वो भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ही होता है, जिसको हम हिंदी में सकल घरेलू पूंजी निर्माण कहते हैं। बट क्वेश्चन करता क्या है, यहाँ आपको कुछ बातों को समझना पड़ेगा तब आपको चीजें समझ आएंगी। अच्छा, आपको पता होगा कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कई अगर कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको हिंदी में हम पूंजी निर्माण कहते हैं, उसका मतलब इन्वेस्टमेंट यानी निवेश ही होता है। पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो एक प्रोड्यूसर जो है कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो बेसिकली एक प्रोड्यूसर 2 टाइप के इन्वेस्टमेंट करता है। एक होता है फिक्स इन्वेस्टमेंट, एक होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट को कहते हैं स्थिर पूंजी निवेश और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को कहते हैं माल सूची निवेश, यानी वो फिक्स एसेट्स में पैसा लगा सकता है लाइक मशीनरी परचेज करके, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी वो रॉ मटेरियल परचेज करके उसमें भी पैसा लगा सकता है। तो आई होप आपको समझ आएगा कि प्रोड्यूसर 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकता है, एक फिक्स इन्वेस्टमेंट और एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब होता क्या है, क्वेश्चन में आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए होता है। जैसे मैंने ये लिख रखा है यहाँ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये आपको चाहिए होता है। बट क्वेश्चन करता क्या है कि वो आपको ये ना देकर आपको दे देगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो आपको पहले इसको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी सकल घरेलू पूंजी निर्माण में कन्वर्ट करना होता है, और जो वैल्यू आती है फिर उसको आपको I की जगह पे रखना होता है। तो हम इसको देखते हैं इसे हम करते कैसे हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको इसको कंपेयर करना है। जैसे यहाँ ग्रॉस वर्ड है, यहाँ नेट है, यहाँ डोमेस्टिक है, यहाँ भी डोमेस्टिक है, यहाँ कैपिटल फॉर्मेशन है, यहाँ भी कैपिटल फॉर्मेशन है। तो बेसिकली आपको यहाँ डिफरेंस दिख कहाँ रहा है, आपको डिफरेंस दिख रहा है कि यहाँ ग्रॉस है और नेट है। तो आपको क्वेश्चन में नेट पता है और आपको ग्रॉस पे जाना है, और आपको पता है जब आप छोटे से बड़े पर जाते हो तो आप क्या ऐड करते हो, डेप्रिसिएशन को ऐड करते हो, वो भी ग्रॉस और नेट के केस में। तो जब भी आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होगा ना, तो आपको वहाँ डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास को ऐड करना है। और जैसे आप मूल्यह्रास को उसमें ऐड करोगे ना, तो ये जो आपका नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, जिसको हिंदी में हम शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण कहते हैं, वो आपका सकल घरेलू पूंजी निर्माण में कन्वर्ट हो जाएगा और आप उस वैल्यू को अपने I की जगह पे रख सकते हो। तो पहला केस तो आपका ये बनता है। अब दूसरा केस क्या बनता है, दूसरा आता है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ ग्रॉस वर्ड है और यहाँ नेट वर्ड है, यहाँ डोमेस्टिक है, यहाँ भी डोमेस्टिक है, बट ये कैपिटल फॉर्मेशन है और यहाँ फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है। तो यहाँ आपको 2 वर्ड्स में अंतर दिख रहा होगा। पहले आप नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए तो प्लस डेप्रिसिएशन कर दोगे, तो जो आपका नेट होगा वो ग्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अगर आप नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास को प्लस करते हो ना, तो ये आपका किस में बन जाता है, ये आपका बन जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको हिंदी में बोले तो सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण कहते हैं। बट आपको यहाँ फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन तो चाहिए नहीं होता, आपको यहाँ कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए होता है। और मैंने आपको बताया था कि कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, और एक प्रोड्यूसर 2 तरीके की इन्वेस्टमेंट करता है, एक करता है फिक्स इन्वेस्टमेंट, एक करता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ आपको क्वेश्चन में फिक्स लगा रखा है। फिक्स का मतलब है कि यहाँ आपको फिक्स इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन है, बट आपको पता है कि एक प्रोड्यूसर फिक्स एसेट में भी इन्वेस्टमेंट करता है और इन्वेंट्री में भी करता है। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में आपको कहीं लिखी गिवन नहीं होगी, बल्कि उसके बदले में आपको एक वर्ड लिखा हुआ मिलेगा जिसे कहते हैं हम चेंज इन स्टॉक, हिंदी में बोले तो स्टॉक में परिवर्तन। तो आपको करना क्या है कि चेंज इन स्टॉक को इसमें ऐड कर देना है। तो जब भी आपको नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होगा तो पहले आपको डेप्रिसिएशन को ऐड करना है, उसके बाद अगर आपको यहाँ फिक्स वर्ड गिवन है ना, तो आपको यहाँ इन्वेंट्री को भी ऐड करना पड़ेगा, ताकि फिक्स प्लस इन्वेंट्री मिलके क्या बन जाए, कैपिटल फॉर्मेशन बन जाए। आपको यहाँ रटना नहीं है, आपको यहाँ फॉर्मूला बनाना सीखना है कि क्यों उसको हम प्लस कर रहे हैं और क्यों इसको प्लस कर रहे हैं। अगर आप उसका लॉजिक क्लियर हो गया ना, तो आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आपको इसको बनाना आ जाएगा कि इसको बनाते कैसे हैं।
अगर क्वेश्चन में आपको चेंज इन स्टॉक डायरेक्ट गिवन है तो ले ही लीजिएगा, अदरवाइज आप उसको निकाल भी सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके, यानी अंतिम स्टॉक माइनस आरंभिक स्टॉक करके आप चेंज इन स्टॉक की वैल्यू को फाइंड भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको केस 2 भी समझ आ गया हो कि क्यों हमने यहाँ डेप्रिसिएशन को ऐड करा और फिर चेंज इन स्टॉक को ऐड करा। दोस्तों अगला आता है आपका थर्ड केस, जिसमें आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होगी। अगर आप इसको कंपेयर करोगे ना इस वाले से, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ वर्ड ग्रॉस ग्रॉस तो सेम है और डोमेस्टिक भी सेम है। यहाँ वर्ड लिखा है कैपिटल फॉर्मेशन, जिसके अंदर फिक्स प्लस इन्वेंट्री दोनों इन्वेस्टमेंट होती है, तो यहाँ फिक्स इन्वेस्टमेंट ही गिवन है, जबकि आपको फिक्स और इन्वेंट्री दोनों चाहिए होती है। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के लिए आपको क्या करोगे, चेंज इन स्टॉक को इसमें ऐड कर दोगे, जिसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके। अगर आपको ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अगर क्वेश्चन में इसकी वैल्यू डायरेक्ट गिवन है, तो आप इसकी वैल्यू को ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में ऐड करके आप ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को फाइंड कर सकते हो। इसको हम सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण भी कहते हैं। आई होप आपको ये तीनों के तीनों केस क्लियर हो गए होंगे, कैसे हमने डिफरेंट केसेस में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को बनाना सीखा। अरे कहना क्या चाहते हो? दोस्तों आई होप आपको अब समझ आ गया होगा बेसिकली कि कैसे हमें एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू देश की नेशनल इनकम या फिर किसी दूसरे एग्रीगेट की वैल्यू को फाइंड करना होता है। दोस्तों अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि इसको जल्दी सॉल्व कर सकूं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हाँ ये कर लो पहले, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।